परेड ग्राउंड में पहुंच चुकी है और जनतंत्र यात्रा का प्रथम चरण की समाप्ति भी इसी परेड ग्राउंड में होगी। आज उत्तराखंड के संरक्षक हैं, वे मंच पे आए। माननीय पार्टी जी, मैं निवेदन करता हूं माननीय आईजी कोठियाल जी, जो उत्तराखंड के अर्धसैनिक बलों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहता हूं कि आज यहाँ पे पहुंचे हुए हमारे अतिथियों का स्वागत करें। माननीय पार्टी जी, उत्तराखंड की जनता की ओर से, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से मैं आज हमारे बीच में आए, उनके साथ आए हुए सैयद जिलानी जी अभी पहुंचने वाले हैं, उनका स्वागत करता हूं। और उनके साथ संतोष भारती जी आए हुए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। विभूतियां यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके लिए कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनको आप लोग जानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, भारतवर्ष में जो भ्रष्टाचार और कुशासन का जो एक चक्र चला हुआ है, जिससे हम सब लोग त्रस्त हैं, आप लोग भी त्रस्त हैं, यहाँ की जनता त्रस्त है। यहाँ की जो व्यवस्था है उसको इस तरह से विकृत कर दिया गया है। पार्लियामेंट में और लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, वो कार्य न करके कुछ और कर रहे हैं और हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है, ये बताने के लिए आज अन्ना हजारे जी, जनरल वी.के. सिंह यहाँ पर आए हैं। मैं जो उनके साथ आए हुए अन्य लोग हैं वो, तथा जो यहाँ पर परेड ग्राउंड में, इस धरती, इस ऐतिहासिक ग्राउंड में उनको सुनने के लिए आए हुए उत्तराखंड की जनता है, उनका भी स्वागत करता हूँ। आशा है आप उनकी बातों को सुनेंगे, मनन करेंगे और उनके कदम से कदम चलने का संकल्प यहाँ पर लेंगे। इन शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों का और बाहर से आए हुए हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की। अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना नहीं ये आंधी है, इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। जिंदाबाद। फूलों से गुलदस्ता देकर अपने नेता को भेंट करना चाहते हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड पूर्व सैनिक संगठन के माननीय रमेश बदूनी एवं कर्नल गंगा सिंह रावत जी, जो उत्तराखंड पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संगठन के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ ही पूर्व सैनिक अर्धसैनिक संयुक्त संगठन के सभी मिलकर अपने अन्ना जी को पुष्प भेंट करें। कर्नल गंगा सिंह रावत, रमेश चंद बलूनी, माधवानंद बंदूनी जी और श्री सीएम बंदूनी जी, तमाम लोग पूर्व सैनिक के सूर्य विक्रम साई तथा उनके साथी यहाँ पे आए हैं। वे इन 9 दुर्गाओं में, जो पहाड़ों में शक्ति के रूप में माँ जगदम्बा जो खुखरी रखती है, उस खुखरी को कार्यों के खिलाफ संघर्ष करते रहे। माननीय सूर्य प्रताप साई। बड़े गौरव की बात है कि आज हमारा गोरखा समाज खुखरी भेंट करके अन्ना जी को भ्रष्टाचारियों के खिलाफ संघर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है, अनुरोध कर रहा है कि किसी तरह से भ्रष्टाचार को इस उत्तराखंड की धरती से किस तरह खत्म करेंगे हम लोग। यही संघर्ष हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने में मदद करेगा।
संविधान, भारत का संविधान किसने दिया है? भारत का संविधान किसने दिया? ये प्रश्न आपके लिए। वी द पीपल ने, हमने। और ये संविधान ऐसा बना है जिसमें सब वर्गों के लिए, सब समुदायों के लिए, सब नागरिकों के लिए बराबर हक दिए गए हैं। ये संविधान इस चीज का वायदा करता है कि देश सब जनता का कल्याण करेगा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगा। लेकिन पिछले 65 वर्षों के अंदर ये देखने में आया है कि जो चीजें संविधान में जनता के लिए दी गई हैं उनका पालन नहीं हो रहा है। और इसीलिए मुंबई से अन्ना जी के साथ हमने एक आवाज दी थी कि जो संसद, जो सरकारें, और उसमें सब राजनीतिक तंत्र शामिल है, कोई एक सत्ता की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो लोग इस देश के संविधान के अनुरूप, ऐसे संविधान के अनुरूप जो कि इस देश की जनता ने दिया है, अगर वो इसके अनुरूप नहीं चल सकते तो उनको दोबारा जनता के सामने जाना चाहिए, जनता से पूछना चाहिए कि क्या हम इस काबिल हैं कि आप हमें अपना प्रतिनिधि बनाएं। तो आपने ये फैसला करना है कि जो लोग संविधान के अनुरूप आपको संविधान के अनुरूप नहीं चला रहे हैं, उनका क्या करना है, यह फैसला आपका होना चाहिए। क्या फैसला आपका जो संविधान के अनुरूप नहीं चल रहे? देखिए, कुश्ती में जीने के 2 तरीके हैं। एक तरीका बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से उसके ऊपर चल सकते हैं। भूल जाइए कि आप इंसान की जाति में पैदा हुए हैं और इसकी एक कीमत है। करिए, आंखों से हाथ मिलाइए और कहिए कि ये गलत है और इसकी एक कीमत है, और वो कीमत है लोग बात आपका विरोध करेंगे, कुछ लोग आपको गाली देंगे, कुछ लोग आपकी टांग खींचेंगे, कुछ लोग आपको धक्का देंगे, लेकिन आपका स्वाभिमान, आपका अहम, आपका जो एक जज्बा होना चाहिए वो एकदम से ठीक रहेगा। अब आपने निश्चय करना है इन 2 में से कौन सा रास्ता आपने चुनना है। क्योंकि जिस तरह की नीतियां चल रही हैं उससे नुकसान ही नुकसान होता जा रहा है। कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। हमारी आर्थिक नीतियों के बारे में बोला जाता है पिछले कई सालों से, और खासकर हमारा मीडिया, प्रिंट और दूसरा ये कहता रहा है कि हम एक आर्थिक शक्ति बनने वाले हैं। कहता रहा है कि नहीं? 20 मिनट में आ सकता है, एम्बुलेंस नहीं आती है। ये ताली की बात नहीं है, ये एक शर्म महसूस करने की बात है। देश के कई हिस्सों में इतना कुपोषण है जो करीब से करीब अफ्रीकी देश के अंदर नहीं होगा। हमारे जो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, आप में से कईयों के बच्चे होंगे, हम 50,000 करोड़ रुपए बाहर के देशों को देते हैं उनको पढ़ाने के लिए। अगर हम अपनी शिक्षा की नीतियां अच्छी कर लेते तो इस पैसे से 50 IIM और 30 IIT हर साल खड़ी कर सकते हैं। ये हमारे देश की हालत है। उस जंग में हम उनका साथ निभाने का आज इस परेड ग्राउंड पे संकल्प लेते हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम इस व्यवस्था को, जिस व्यवस्था में राजनीति जनता से दूर हो चुकी है और राजनीति केवल एक क्रिकेट मैच बनकर रह गई है 2 दलों के बीच में, साथियों, इसको हमें बदलना होगा। आज बच्चे, बूढ़े, कई लोग उस क्रिकेट मैच में
अब भारत माता की भारत माता की हमारे दो साथी गिलानी जी और संतोष भारती जी पहुंच गए हैं। इंतजार करने के बाद अन्ना आए और सिर्फ अन्ना वहां पर 2 मिनट बोले और हाथ जोड़ के ये लोग अन्ना की बात सुने और उसके बाद अन्ना के समर्थन में जिंदाबाद का नारा लगाएं। इसे हम क्या कहेंगे, सफल या असफल? उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि आप लोग डायनेमिक्स आजकल क्यों नहीं समझते हैं। डायनेमिक्स ये है कि जब अन्ना ने अनशन किया था उस समय सारा देश अपनी अपनी जगह पर खड़ा हो गया था। अन्ना ने 2 साल इंतजार किया, और कौन से 2 साल? 2 साल अपनी वजह से नहीं, 2 साल एक संत के नाते विश्वास करने वाले इंसान की तरह से। किस चीज़ का अन्ना ने इंतजार किया? अन्ना ने इंतजार किया इस संसद के वादे के पूरे होने का। आप सब लोग जब सड़क पे खड़े हो गए अन्ना के अनशन के दौरान, तब संसद बैठी। संसद ने अन्ना के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया। क्या प्रस्ताव? जन लोकपाल लाएंगे। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी। विलासराव देशमुख जी जो अब हमारे बीच में नहीं है, चिट्ठी लेके अन्ना के पास पहुंचे। अन्ना ने इन सब पे विश्वास करते हुए अपना अनशन तोड़ा कि संसद है 120 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद, ये संसद अपने प्रस्ताव की इज्जत रखेगी। 2 साल बीत गए। उन 2 सालों में संसद ने कुछ नहीं किया। उस संसद में कौन कौन लोग थे? श्री मनमोहन सिंह, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री मुलायम सिंह, सुश्री मायावती जी, वामपंथी पार्टियों के सारे नेता, ये सारे लोग। बिल्कुल सही, आपने कोने से कहा, मैं दोहराऊंगा नहीं। लेकिन इन लोगों ने अन्ना की बात छोड़ दीजिए, 120 करोड़ लोगों का अपमान किया। यहां तक कि संसद नाम की संस्था का भी अपमान किया। अपने उस प्रस्ताव को ये लोग भूल गए, और चूंकि ये लोग भूल गए, अन्ना 2 साल तक इंतजार करते रहे कि कब ये लोग अपने वायदे को पूरा करेंगे। अंत में एक बुजुर्ग का धैर्य, एक देशभक्त का धैर्य जवाब दे गया। उस इंसान ने कहा कि अब मैं दरवाजे दरवाजे जाऊंगा, गांव गांव, गली गली, शहर शहर जाऊंगा। लेकर के हिंदुस्तान के उन दुश्मनों को ललकारा है जो हिंदुस्तान की आम जनता के दुश्मन हैं। उनकी और हमारी दोनों का आमना सामना शुरू है। तो जब उनसे न डर रहे हैं तो आज जो करम और कृपा करने वाला है उससे डरना तो अपनी जगह पर है, लेकिन निवेदन गुजारिश जरूर करते हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने बारिश की करवट को रोक ले। हिंदुस्तान की आम जनता के जीवन और जिंदगी का सवाल। अब बादल गरजे या बरसे पानी, डटे रहेंगे ये हिंदुस्तानी। आज देखना है रब्बे कदीर तेरी अब्र रहमत बरसती है तो भीगना गवारा है, मगर इनकलाब देहरादून के इस ग्राउंड से जाना बहुत जरूरी है। और यकीन और विश्वास है कि ये वो डरने वाले नहीं कि पानी की चंद बूंदें पड़ी तो हमने ग्राउंड को छोड़ दिया। अगर ग्राउंड छोड़ देंगे तो भ्रष्टाचारियों को फिर भ्रष्टाचार करने का एक नया मौका मिल जाएगा। और वो मिशन जिसे जनतंत्र मोर्चा कहते हैं, जिसकी अगुवाई और कयादत हिंदुस्तान का शेर अन्ना हजारे कर रहा है, फिर क्या जवाब देंगे और कौन सी सूरत इस शेर को दिखाएंगे जो 75 साल जिंदगी किसी हुजरे में बैठकर आराम का जीवन गुजारना चाहिए, लेकिन देश की जनता की चिंता को लेकर उस आराम को ठोकर मारते हुए देहरादून के गलियों की धूल खंगालते हुए आपके सामने मौजूद है। आज मुल्क का मजाज, देश का जहन, कंट्री का माइंड एक अजीब करवट ले रहा है, एक अजीब जहन से है। आज पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, हिंदुस्तान का कोई कोना हो, हिंदुस्तान का कोई गोशा हो, हिंदुस्तान का कोई हिस्सा हो, हिंदुस्तान का कोई चप्पा हो,
जब हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, चाहे आमना और सामना हो गुफ्तगू का या बजरिए फोन हो, तो पता ये चला हम भी परेशान, तुम भी परेशान। नौजवानों के दरमियान जब बात चलती है तो कहा डिग्रियां तो मेरे पास हैं, मैं डॉक्टर हूं, ये मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, मेरा हबीब ये इंजीनियर है। हमने बड़ी मुश्किल से विद्या हासिल की, एजुकेशन हासिल किया, तालीम हासिल की, मगर दुर्भाग्य है उन करप्शन करने वालों का, भ्रष्टाचार करने वालों का कि आज हमारे साथ व्यवहार ऐसे किए जा रहे हैं कि सनदें लेके हम घूम रहे हैं, मगर जहां हम अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा के लिए आगे बढ़ते हैं, ये भ्रष्टाचारी नौकरी देने के नाम पर रिश्वत मांगते हैं, कहते हैं इतने लाख चाहिए, इतने लाख चाहिए। आज ये मजाज नौजवानों के साथ है, देश की आम जनता के साथ है। किसी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन की देश की है और देश के नाम होना चाहिए। डॉक्टर साहब अपना इंजेक्शन अपने पास रखो, अपना एलोपैथिक अपने पास रखो, अपना आयुर्वेद अपने पास रखो, अपना यूनानी मेडिसिन अपने पास रखो, अपना होम्योपैथ अपना पास रखो। हमारा सबसे बड़ा इलाज हमारी 120 करोड़ जनता है। जब वो सामने आएगी मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अपने आप स्वस्थ हो जाऊंगा, अस्वस्थ के तो कोई बात ही नहीं है। आज ये वही वजह है कि आज ये शेर बबर बैठा हुआ है, इनकलाब आ रहा है, क्रांति आ रही है, भ्रष्टाचारी परेशान है, करप्शन करने वाले परेशान हैं, हर महकमे के वो भ्रष्टाचारी डिपार्टमेंट के लोग परेशान हैं कि आखिर ये आंधी जो चली है सस्पेंड हो जाएंगे। नेताओं को मुंह तोड़ सबक सिखाएगी और आपको भी इंसाफ करने के लिए सही कर्म चलाना पड़ेगा। आज संतोष भारतीय जैसा पत्रकार आज वो कर नहीं, उठिए, खड़े होइए, इंकलाब इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एक भारत माता की, भारत माता की। साथियों अब घड़ी आ गई है, वंदे वंदे इंकलाब इंकलाब। सबके लिए धन्यवाद करता हूँ। आपका जो जोश मैं देख रहा हूँ, ये बैठे हुए युवक और 75 साल के युवक, इनका सब मैं जोश देख रहा हूँ। ये जोश देखकर मैं भी 75 साल का युवक बन गया। लड़ते रहेंगे, शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, नया भारत निर्माण करेंगे। मैं तो अपने उम्र में 26 साल की उम्र में ये तय किया था। मैं सोचता रहा देश के बारे में, 26 साल की उम्र थी, देश के बारे में सोचते रहा, समाज के बारे में सोचते रहा। गरीब लोगों को जीना मुश्किल हो रहा है, कैसे जी सकते हैं। तो मैं 26 साल की उम्र में मेरे जीवन में एक निश्चय लिया कि मेरा आगे का जीवन समाज की सेवा और देश सेवा के लिए अर्पण 26 साल की उम्र में तय किया। खतरा लगने लगा, शादी कर लूँ तो चूल्हा जलाने में समय बीत जाएगा। जो अलीगंज सिद्दीक के बाद जिलानी साहब ने बताई, गांव में मेरा घर है, गांव में 40 साल हो गए, घर में गया नहीं कभी, 40 साल हो गए। 3 भाई है, वो भाई के बच्चों का नाम क्या है पता नहीं। करोड़ रुपए की योजना अपनाई, करोड़ रुपए की। कहीं बैंक बैलेंस रखा नहीं, कहीं पर भी बैंक बैलेंस नहीं। राष्ट्रपति ने पद्मश्री, पद्म भूषण कई अवार्ड दिए, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, कहाँ कहाँ अवार्ड मिल गए, लेकिन पद्मश्री अवार्ड ये भ्रष्टाचारियों के विरोध में राष्ट्रपति को रिटर्न कर दिया, कोई जरूरत नहीं, वापस कर दिया। और अभी मौका आने से पद्म भूषण भी रिटर्न कर दूंगा, कोई जरूरत नहीं, ये अवार्ड की जरूरत नहीं। मैं अवार्ड के लिए नहीं काम कर रहा। जो सरकार
भ्रष्टाचार के बारे में नहीं सोचते तो सिर्फ हमें अवार्ड देकर क्या करना। तो मेरा कहने का मतलब है कि जीवन में ये निश्चय लिया, जब तक जीना समाज और देश के भलाई के लिए और मरना समाज और देश के भलाई के लिए। मेरी तो ये धारणा है। अरे हम कभी कभी वो देखते हैं ना, रात को 10 बजे तक गप्पे लड़ाई और चाय पीने के लिए सवेरे उठाए नहीं। हार्ट अटैक आकर लोग मरते हैं, हार्ट अटैक। ऐसे हार्ट अटैक आकर मृत्यु आना, इसके बजाय समाज और देश की सेवा करते करते मृत्यु आ गया तो हमारा सौभाग्य होगा कि देश की सेवा के लिए मृत्यु आ गया। इसलिए लड़ रहे। अभी मैं पहले उम्र के 26 साल में लड़ाई शुरू की थी। कुछ नहीं मेरे पास, मंदिर में रहता हूँ, सोने का एक बिस्तर है, खाने का एक प्लेट है, बस कुछ रखा नहीं। लेकिन 6 कैबिनेट मंत्री का विकेट लिया कैरेक्टर लोग, चले गए। अलग अलग पक्ष, अलग अलग पक्ष, अलग अलग पार्टी, 6 कैबिनेट मंत्री चले गए। 400 से ज्यादा ऑफिसर घर चले गए। ये मैं शब्दों से बता रहा, इतना आसान है क्या? एक मंत्री को घर भेज कर देखो। अरे क्या क्या करना पड़ा है। कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो, सवेरे नाश्ता 2 टाइम का खाना उधर भी मिलता है, क्या फर्क पड़ता है जेल में? अरे जेल में जाना ये अलंकार होता है, अलंकार का अलंकार बनता है। तो ये अलंकार होता है। तो कई बार मुझे जेल में डाल दिया। मैं बोला डालो। मेरे ऊपर 11 जगह पर कोर्ट में दावे लगाए मंत्रियों ने, 11 जगह पर। मैं बोला और एक लगाओ, 1 डजन पूरे हो जाए। तैयारी शुरू हो गई। मैं लड़ते लड़ते आया। अभी एक अच्छा हुआ, जनरल वीके सिंह साहब हमें मिल गए। जिलानी साहब हमें मिल गए, भारतीय जी हमें मिल गए। मैं मिलने का तो बहुत मिलता है, लेकिन दाग होने से क्या होगा? देखो ना, मैं इतनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, 75 साल की उम्र हो गई, यहाँ तक आ गया है। क्यों? 75 साल की उम्र में इतना भी दाग नहीं लगने दिया, इतना भी दाग जीवन में। इसलिए लड़ते लड़ते आ गया, इतना भी दाग नहीं है। अगर दाग लग जाता तो इन लोगों ने तोड़ मोड़ देना था मुझे। दाग नहीं, और दाग ना होने का कारण इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूँ। तो ना कितना दिन, 30 साल हो गए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन सामने वाला कुछ नहीं कर सकता। क्यों? दाग नहीं है जीवन में। इसलिए युवकों ने अपने जीवन में शुद्ध आचार रखना, शुद्ध विचार रखना, जीवन निष्कलंक रखना, जीवन में दाग नहीं होना। अगर दाग लग गया ना तो एयर कंडीशन कमरे में भी नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। आप भी मत करो, नहीं, शादी करो, शादी करो, एक दूसरे बच्चों को जन्म दे दो। अरे ये व्रत लेकर काम करना इतना आसान नहीं है। तलवार के धार पर चलने से कठिन है। ऐसे व्रत लेकर समाज में काम करना हिमालय में बैठकर आसान है, जहाँ जनसंपर्क नहीं है। लेकिन समाज में काम करते समय इस मन को लगाम लगाना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। धोखा दिया, 1200 रुपये को धोखा दिया। इसलिए मैं युवकों को कहता हूँ, अन्ना हजारे की नकल मत करो, शादी करो, उसको कार्यकर्ता बनाओ, भगत सिंह के राह पर चलने वाला कार्यकर्ता। मेरे जैसा नहीं रहना, बहुत कठिन है व्रत। तो आप अभी जैसे मैं शादी नहीं किया, मेरा परिवार छोटा, मेरा परिवार छोटा नहीं है। अरे 4 दीवारों के अंदर एक छोटा सा परिवार में करना था, वो छोटा ना करते बड़ा बन गया। ये सब मेरा परिवार है।
बड़े परिवार, बड़ा परिवार करो, तब होता बड़ा परिवार। अपने परिवार से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। अरे छोटे परिवार में सब दुख है 4 दीवार के अंदर। क्यों? सब मेरा है ना, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरा, ये मेरा। लैट्रिन का डब्बा गुम होगा कभी सोचो। आज हम चारों लोग मिल गए, उन्होंने प्रतिज्ञा की है, हम सबने प्रतिज्ञा की है कि जीना है समाज और देश के भलाई के, मरना है समाज और देश के भलाई के। ये हम लोग प्रतिज्ञा करके निकले। अमृतसर में जालियांवाला बाग, शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के समाधि पर धूल लगाई मत्थे पर और प्रतिज्ञा की, जब तक शरीर में प्राण है तब तक हम लड़ते रहेंगे, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ते रहेंगे। प्रतिज्ञा किया और पूरा उत्तराखंड में और एक राउंड होगा, और एक राउंड होगा उत्तराखंड में। उसके बाद पूरे देश में 1.5 साल घूमना है। क्या करना है? साहब बताना, सबको संगठित करना, जनता को संगठित करना, जनता को संगठित करके जगह पर संगठित करना, ये काम करना है। क्यों? अरे अभी हमें आजादी के 66 साल बीत गए, प्रजातंत्र के बारे में हमें समझ में नहीं आया। 66 साल प्रजातंत्र, सरकारी तिजोरी उनके है। ये तिजोरी का प्लानिंग करने के लिए जनता ने भेजे MLA MP को। राष्ट्रपति ने IAS, IPS, IFS सनदी अफसर को सिलेक्शन किया, गवर्नमेंट सर्वेंट। तो ये सब सेवक है, मालिक कौन है? जनता। चित्र क्या है? जो मालिक है उनको बना दिया सेवक, और जो सेवक है वो बन गए मालिक। चिंता हो गया, इसलिए जनता मालिक हो गई। मालिक ने सेवक को भेजा, लेकिन हुआ क्या? मालिक ने सेवक को भेजा और मालिक ही सो गया। सो जाने के बाद मालिक के तिजोरी की चोरी होना शुरू हो गया। आस्ते 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 तिजोरी का खड़खड़ाहट हो गया, चोरी हो गया। रामलीला मैदान, पूरा देश मालिक जग गया, मालिक जग गया। अभी चोरी नहीं हो रही है, मालिक जग गया। लेकिन जगह मालिक संगठित होना है, उनसे नहीं आना पीछे। एक तो जनतंत्र के बारे में हम समझ में लेना, दूसरा अभी जो बताया आपको भारतीय संसद, आप सुना? अरे आज दिल्ली की संसद है, लोकपाल के लिए पूरी संसद ने डिसीजन ले लिया, रेगुलेशन पास हो गया। वो क्या कह रहे थे? बाहर के लोगों को हम क्यों लेना ड्राफ्ट में, बाहर के लोगों को। फिर उनको समझाना पड़ा, अरे बाहर के लोग बोलते हैं आपके मालिक है ना, तो मालिक ने भेजा ना आपको इधर, आपको बाहर बोलते हैं। तब काफी समय के बाद लाइट जग गई और ज्वाइंट कमेटी किया, धोखा घड़ी देते हैं। मेरा कहने के मतलब ये है, जन संसद ने इन संसद को बनाया। जब संसद ने बनाया, जन संसद ने बनाया, तो अभी जन संसद अगर संगठित हो गई, इकट्ठा आ गई, तो उस संसद को उखाड़ कर फेंक सकती है। इतनी शक्ति है जनता में, उखाड़ कर फेंक सकती है। क्यों? MP को कौन भेजा? जनता ने भेजा। आगे आने वाले इलेक्शन में जनता ने तय करना है, भारत माता की कसम लेकर, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की कसम लेकर प्रतिज्ञा करनी है कि मैं आगे आने वाले कोई भी इलेक्शन में भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, व्यभिचारी है, लुटारू है, ऐसे लोगों को मैं वोटिंग नहीं करूंगा। प्रतिज्ञा करो। चारित्र लोगों को भेजेंगे तो संसद में बदलाव आएगा। चारित्र लोग गए तो अच्छे कानून बनेंगे, अच्छे कानून बनेंगे
और देश में बदलाव आएगा। लेकिन मैं आपके पास 1000 रुपए का नोट दिखाई दे अभी वोटिंग करता। अरे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान की ये कीमत है शराब की बोतल। इतना बड़ा बलिदान हो गया देश के लिए, उसकी कीमत हम कर रहे हैं शराब की बोतल। प्रतिज्ञा करनी है आगे के लिए कि मैं जो वोटिंग करूंगा चारित्रशील लोगों को करूंगा। कई लोग बोलते हैं चारित्रशील तो दिखाई नहीं देते। हमारा कहना है जनतंत्र में जनता ने जनता के लिए जन सहभाग से चला हुआ तंत्र, वो है जनतंत्र। ये पक्ष और पार्टी का अतिक्रमण हुआ है सभी पक्ष पार्टियों का। कहाँ संविधान कह रहा है पार्टी बनाओ? ने गोम्या दिया, ये नार्य ने दिया, चिम्या ने दिया, राम्या ने दिया, गोम्या ने दिया, बोगस, सब बोगस नाम चढ़ाते हैं। और ये काला धन यहीं पर सफेद होता है हमारे देश में। काला धन, विदेश का धन का तो लाना है हम, लेकिन हमारे देश में काला धन जो सफेद हो रहा, इसके बारे में हम सोचेंगे नहीं सोचेंगे? तो पक्ष और पार्टी से अभी भविष्य नहीं रहा। सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, बस। बलिदान की याद नहीं, सेवा भाव रहा नहीं। आज तो मैं देख रहा हूँ, आपके यहाँ कैसा है मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ अब राजनीति में जैसे हिंदू आदमी मरता तो 4 लोग कंधे पर उठा कर ले जाते हैं, मुस्लिम भाई कोई मरता तो डोली में बंद करके ले जाते हैं, क्रिश्चियन भाई कोई मरता पेटे में बंद कर ले जाते हैं। ऐसे कई राजनीति के लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि स्मशान में जाते समय भी चेयर में बैठकर ही जाना चाहिए, जितने चेयर। इसके कारण ये देश की हालत बन गई। सेवा भाव नहीं रहा, बलिदान की याद नहीं रही। इसलिए हम लोग जगना है। हम मालिक है देश के, हम मालिक देश है, देश हमारा है। देश ये सिर्फ जिनको हम चुन कर दिए उतना सीमित लोगों का देश नहीं, देश है जनता का। उसको बचा कर रखना है, हम संभाल कर रखना है। तो मैं आप सबसे विनंती करता हूँ कि आज यहाँ हम आने के लिए सब आगे मिला, हम सब मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, आज़ादी की दूसरी लड़ाई। एक लड़ाई लड़े हो, लाखों लोगों ने कुर्बानी की, एक लड़ाई वो लड़े। हमें 1947 में आज़ादी मिलाकर दी। अंग्रेज इस देश से चला गया, अंग्रेज चला गया, लेकिन भ्रष्टाचार कहाँ चला गया? भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ, गुंडागर्दी कम नहीं हुई, लूट कम नहीं हुई, दहशतवाद कम नहीं हुआ। तो अंग्रेज जाकर हुआ क्या? सिर्फ गोरे गए और काले आ गए, फर्क इतना हो गया। आज़ादी की दूसरी लड़ाई में कई लोगों को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कई लोगों को त्याग करना पड़ेगा, कई लोगों को लाठी खानी पड़ेगी, कई लोगों को जेल में जाना पड़ेगा। ये दूसरी लड़ाई में ये तैयारी रखकर ये लड़ाई लड़नी है। मुझे विश्वास हो रहा है, मैं देख रहा अभी करीब 21 दिन से मैं देख रहा हूँ, रात को 12-12 बजे तक रास्ते पर लोग खड़े होते हैं राह देखते हुए। इससे मुझे विश्वास हो रहा है कि निश्चित रूप से हम इस देश में संपूर्ण परिवर्तन लाएंगे, संपूर्ण परिवर्तन। जनलोकपाल तो आएगा, जनलोकपाल आएगा, साथ साथ राइट टू रिजेक्ट भी आएगा। राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिजेक्ट। 4 उम्मीदवार खड़े हैं, 4 उम्मीदवार। वोटर बोलता है ये चारों गुंडा है, मैं वोट किसको देना? चारों भी गुंडा है। हमारा कहना है, वोटर बोलता है एक भी मुझे पसंद नहीं है, आखिरी चिन्ह डाल दो, ना पसंदी, आखिरी चिन्ह वोटर के लिए। अभी वोटर देखेगा, ये 4 में एक भी पसंद नहीं, ना पसंदी पर मोहर लगाएगा। और 4 उम्मीदवार से ना पसंदी पर वोटिंग ज्यादा गिर गया, इलेक्शन कैंसर, फिर इलेक्शन ले लो, बंटवारा करो, पैसा कहाँ तक करते हैं? भारत माता की, भारत माता की। 8-10 करोड़ रुपया पाने में गया ना, तो उम्मीदवार का दिमाग जगह पर आ जाएगा। और जो इलेक्शन कैंसिल होगा, ऐसे लोगों को फिर से खड़ा होने की इजाजत नहीं। तो पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट देगी? नहीं देगी। पक्ष और पार्टी गुंडा को टिकट नहीं देगी, चारित्रशील लोगों को देंगे। इसमें राजनीति का शुद्धिकरण हो, ये सब करना है। ये मेरा भाषण मत मानो, मैं भाषण से यहाँ तक नहीं आया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, जनतंत्र मोर्चा का प्रोग्राम
आपके नगर में आपके समर्थन को देखकर समाप्त होता है। अगला चरण 5 मई को शुरू होगा और बाकी उत्तराखंड को कवर करेगा, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी जागरूक जनता उत्तराखंड की है शायद और किसी प्रदेश की नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।